गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल वाली क्लास में हमने वैद्युत विश्लेषिक विधियाँ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, वोल्टामेट्री, पोलरग्राफी, कोलोमेट्री जो एनालिटिकल मेथड होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। पोटेंशियोमेट्री के अंदर, विभोमिति के अंदर हम इसके जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं उनके पोटेंशियल को मेजर करते हैं और उस टाइम मेजर करते हैं जब हम जो सर्किट बना रखा है उसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता है, उस टाइम हम पोटेंशियल को ज्ञात करते हैं सेल का, और उसे हम पोटेंशियोमेट्री कहते हैं। इसी तरह से जो कंडक्टोमेट्री होते हैं, कंडक्टोमेट्री के अंदर हम जो दो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच में कंडक्टेंस, चालकता का मेजर करते हैं। और एक होती है वोल्टामेट्री। वोल्टामेट्री के अंदर हम करंट और पोटेंशियल, धारा विभव वक्र दोनों के बीच में करंट और पोटेंशियल को मेजर करते हैं और धारा वक्र खींचते हैं उनके बीच में। उसी में आता है पोलरग्राफी, ध्रुवणलेखिकी। इसमें हम डिफ्यूजन करंट का मेजर करने का प्रयास करते हैं। और एक होती है चालकता मिति, कंडक्टोमेट्री। इसमें हम मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को मेजर करने का प्रयास करते हैं व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से। तो इन सब एनालिटिकल मेथड को हमने देखा था। और जो एनालिटिकल मेथड ये किस में काम आ रहा है, तो जितने भी वैद्युत या रासायनिक ऊर्जा के चेंजेस होते हैं उनका स्टडी करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो द्रव संध्या, लिक्विड जंक्शन। यहाँ पर हमने डैनियल सेल ले रखा है और उस डैनियल सेल में दोनों जो कंटेनर हैं, यहाँ पर हम इन कंटेनरों को अलग अलग नहीं रख के बीच में एक पोरस सरंध्र वाल लगा देते हैं, और फिर वहाँ पर जो लिक्विड जंक्शन उत्पन्न होता है उसको हम देखते हैं। तो डैनियल सेल में दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य प्रत्यक्ष मिश्रण को रोकने के लिए, जो डायरेक्ट मिश्रण नहीं हो उसको रोकने के लिए सरंध्र विभाजक, पोरस सेपरेटर का यूज़ करते हैं, या पोरस वाल कह दो आप, प्रयुक्त करते हैं, जिसे हम द्रव संधि, लिक्विड जंक्शन कहेंगे। यदि विद्युत अपघट्य विलयनों को आपस में अगर हम मिश्रित होने दिया जाता है तो इससे सेल की जो एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, वो कम होती है। कारण क्या है कि कॉपर के जो आयन हैं वो डायरेक्ट जिंक के रोड पर चिपक जाएंगे और जिससे वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे। और हमें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का सर्किट में से फ्लो होना चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड टू कैथोड की तरफ जाएंगे तो हमें करंट प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जब आपने एक ही बीकर के अंदर इन दोनों को मिक्स करके रख दिया तो डायरेक्ट कॉपर के आयन हैं वो डायरेक्ट जिंक रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस स्थिति में हमें करंट नहीं मिलेगा। साथ में जो विद्युत अपघट्य हैं उनके इंटरफेस पर एक विभव क्रिएट हो जाएगा, उसको हम संधि विभव कहते हैं। इसको हम आगे समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर देखो एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ये पोरस विभाजक है, सरंध्र विभाजक है, और साथ में यहाँ पर देखो ये अपना जो बीकर है, ये दो कंटेनर हैं। यहाँ पर ये राइट हैंड कंटेनर है और ये लेफ्ट हैंड कंटेनर है, और जिसका सॉल्यूशन ले रखा है, यानी कि यहाँ इधर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है तो उसमें उसी का रोड लगाना है, कॉपर का हमने रोड लगा रखा है, और ये एक कैथोड का काम करता है। इसी तरह से इधर देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ये इस कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है और उसी का आपको रोड लगाना है, यानी कि जिंक का रोड लगा रखा है और जो कि एनोड का काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो एनोड है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखी हुई है जो कि
Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इसी तरह जो कैथोड होता है इस पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर जो कॉपर के आयन हैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि जब ये रिड्यूस होकर इस यानी कि ये ऑक्सीकृत होकर जो इस रोड पर देखना आप, जो जिंक की रोड है, ये इसकी जो प्रवृत्ति होती है कि ये टूट टूट के इस कंटेनर में आएंगे और यहाँ से ये Zn2+ आयन के रूप में यहाँ पर आएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस रोड पर एकत्रित होंगे। और यहाँ से हमने एक सर्किट बना दिया है जो कि एक तार से परिपथ बना दिया है और ये ऊपर वोल्टामीटर लगा रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ प्रवाहित होंगे और जब इधर जाएंगे तो करंट का फ्लो किधर होता है, उल्टा होता है, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ पर जो करंट बहेगा वो कैथोड टू एनोड की तरफ जाता है। तो करंट ये जो बहेगा वो करंट को बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता। अब हमने क्या कर दिया कि ये पोरस रंध्र है। अब जब ये कॉपर के आयन भी इधर जाएंगे और जिंक के आयन भी सॉल्यूशन में से इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और इस जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उससे हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि द्रव संधि विभव क्या होता है। तो यहाँ पर क्रिएट होता है ये द्रव संधि विभव। अब इनकी वजह से जो सेल होता है उनकी जो एफिशिएंसी होती है, वो दक्षता होती है, वो कम होती है। जितना जो ईएमएफ का मान आना चाहिए उसमें इसमें कमी देखने को मिलती है। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं इसको हटा दूँ डायरेक्ट तो ये कॉपर के आयन डायरेक्ट यहाँ आकर चिपक जाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये जिंक आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ये डायरेक्ट अपन इनको जोड़ दें, साथ में एक ही बीकर में रख दें तो ये डायरेक्ट इसके साथ चिपक जाएंगे और अपन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो अपने सर्किट में से पास आउट नहीं होंगे तो हमें करंट नहीं मिलेगा। तो ये होता है कि जो गैल्वेनिक सेल हैं उनके या फिर गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल डेनिस सेल हैं। तो ये द्रव संधि के साथ में इस गैल्वेनिक सेल को बताया हुआ है जो आपको समझ में आया होगा। आगे देखो कि कई सेल ऐसे होते हैं जिसमें हमें इस लिक्विड जंक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड का जो सेल लेते हैं उसमें हमें लिक्विड जंक्शन के बीच में जो पोरस वाल लगा रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रोड ले रखा है, एक तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले रखा है, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले रखा है। प्लेटिनम क्या करता है कि हाइड्रोजन को एक जगह प्रदान करेगा कि आप ऑक्सीकृत हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इसके अंदर ये हाइड्रोजन गैस पास आउट हो रही है और ये प्लेटिनम का रोड है, ये सिल्वर का रोड है। इसमें जो सॉल्यूशन भर रखा है हमने वो सिल्वर क्लोराइड का ठोस सॉल्यूशन भर रखा है। ठीक, और यहाँ पर जो साथ में ये जलीय विलयन है, ठीक है ना, तो इसमें आपस में घुली हुई रहेगी सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो सिल्वर क्लोराइड का सेचूरेटेड 0.01 नॉर्मल HCl का ऊपर HCl का विलयन हम इस HCl विलयन में घुला हुआ रहता है। तो ये जब ये यहाँ पर ये मिलेगा तो इस स्थिति में यहाँ पर जो प्लेटिनम है इस पर एनोड का काम करेगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है तो ये जो हाइड्रोजन है वो H+ और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और जो ये सिल्वर जो HgCl है ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये जो सिल्वर बन जाएगा और ये जो क्लोरीन का आयन है वो जलीय विलयन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर जो आप नेट रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो, बाकी को इस पर यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर ये जो टोटल नेट रिएक्शन सेल रिएक्शन लिख के HgCl और ये सॉलिड पार्ट प्लस हाफ H2 जो कि हाइड्रोजन है और गैसीय स्टेट में है ये, और यहाँ पर ये दोनों दिशाओं में रिएक्शन हो रही है और साथ में जो सिल्वर सॉलिड फॉर्म में हमें प्राप्त हो रहा है और H+ जो कि इसमें एक्वस में जलीय विलयन में चले जाएंगे और साथ में Cl- जो कि जलीय विलयन में रहेंगे तो HCl बना देंगे। इस तरह से ये रिएक्शन होते हैं। अगर हम यहाँ पर कारण क्या है कि लिक्विड जंक्शन क्रिएट नहीं करने का या यहाँ पर पोरस वाल नहीं लगाने का, इसमें ये होता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही हैं वो हाइड्रोजन क्या कर रही है, डायरेक्ट सिल्वर क्लोराइड के संपर्क में आ रही है और इसकी वजह से यहाँ पर कॉमन जो विद्युत अपघट्य हैं
प्रयुक्त कर सकते हैं और ये सेल की साथ में इसकी दक्षता में भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये इसके ऊपर चिपक नहीं रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है तो वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये Hg सिल्वर क्लोराइड जो सेल होता है, इसमें हमें लिक्विड जंक्शन को यूज़ नहीं करना पड़ता है। और ये डेनियल सेल हुआ और ये सिल्वर का जो क्लोराइड सेल हुए, ये एक रिवर्सिबल सेल होते हैं, उत्क्रमणीय सेल होते हैं। अब यहाँ पर देखो कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल क्या होता है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगला जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय सेल। उत्क्रमणीय एवं तथा अनुत्क्रमणीय सेल, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो कि ये जो सेल हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये सेल क्या होता है। जो अपना गैल्वेनिक या डेनियल सेल है उसी को आपको ध्यान में लेना है कि दोनों कंटेनर है, और राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला, और दोनों में उनका जो राइट हैंड साइड वाले जो कंटेनर है उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर रखा है, साथ में उसी का रोड हमने डिप कर रखा है। इसी तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड का जो कंटेनर है उसमें हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर रखा है, साथ में उसमें जिंक का रोड डिप कर रखा है। अब यहाँ पर हमने एक परिपथ से जोड़ दिया, दोनों इलेक्ट्रोडों को एक सर्किट से जोड़ दिया और वोल्टामीटर लगा दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि इसी सेल में एक बाहें एक्सटर्नल सोर्स और लगा रहे हैं, जिसमें जो बाहें विद्युत वाहक बल लगाते हैं, और उसकी जो अपने जो डेनियल सेल की जो विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ होता है, वो 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन तरह की, जब आप बाह्य सोर्स लगाते हो तो जो बैटरी लगा रहे हो उनको आप उनकी जो ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो तीन तरह की हो सकती है। एक तो जो अपने सेल की जो 1.1 वोल्ट जो सेल का ईएमएफ है, जो उससे आप जो बाह्य सोर्स लगा रहे हो उसका ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर उसके बराबर हो सकता है, या फिर उसके कम हो सकता है। तो इस तरह से इनका जो सेल का उत्क्रमण सेल होते हैं उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। जो उत्क्रमणीय सेल होता है, जब गैल्वेनिक सेल में एक विपरीत बाह्य विभव प्रयुक्त किया जाता है, तो जिसका मान अपन धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो सेल के आंतरिक अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो जो सेल की रिएक्शन हो रही थी पहले वाली वो चलती रहेगी, और 1.1 वोल्ट होते ही अगर बराबर हो जाए, दोनों का ईएमएफ बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में जो करंट का फ्लो होना, रिएक्शन होना बंद हो जाता है। और जब इसका मान और अधिक बढ़ जाता है, जो बाह्य ईएमएफ लगा रखा हमने, बाह्य जो सेल का ईएमएफ आ रहा है, अगर वो ज़्यादा हो गया तो उस स्थिति में जो रिएक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है, तथा ये जो अपना सेल होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की भांति व्यवहार करने लग जाता है, अपघटनीय सेल की भांति व्यवहार करने लग जाता है। तो यहाँ पर हम इसको आगे एक डायग्राम के माध्यम से ये अपना सेल है, ये डेनियल सेल है, और ये सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा, और ये बाह्य जो एक्सटर्नल सोर्स लगा रखा है उसका विद्युत वाहक बल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तीन कंडीशन फॉलो करती हैं। एक तो जो इंटरनल जो अपना सेल है, आंतरिक सेल लगा रखा, इसकी वैल्यू अगर बाह्य सोर्स से ज़्यादा है तो जो पहले जो रिएक्शन हो रही थी वो चलती रहेगी, यानी कि यहाँ से जिंक अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा और कॉपर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को लेगा, और एनोड जिंक जो एनोड का काम करेगा, कॉपर कैथोड का काम करेगा। ठीक है, और ये जो एनोड है उस पर ऑक्सीकरण होगा, और जो कैथोड है उसके ऊपर रिडक्शन का काम होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन जैसे ये दोनों बाह्य सोर्स और इसकी वैल्यू जब बराबर हो जाएगी तो इस स्थिति में रिएक्शन कम हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। और जब ये जो है, ये और ये दोनों जो बाह्य सोर्स और जो ई सेल का आंतरिक विद्युत वाहक बल है, अगर इससे ये ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में ये जो क्रिया होती है वो रिवर्स होने लग जाती है, यानी कि ये एनोड का काम करने लग जाएगा और ये कैथोड का काम करने लग जाएगा। तो इसी बात को हमने आगे डिस्कस कर रखा है, और ये जो तीनों कंडीशन को अगर कोई सेल फॉलो कर रहा है तो वो रिवर्सिबल सेल
कहलाता है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है ये डेनियल सेल की वैल्यू दे रखी है। आगे हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखो यहाँ पर इसकी जो थ्योरी दे रखी है इसको आप समझो कि जो ये डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो 1.1 वोल्ट होता है। और ये अपनी जो नॉर्मल वे में जो रिएक्शन चल रहे हैं कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और ये नेट सेल रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है। अब यदि इसका मान 1.1 से जो बायो सोर्स लगा रखा हमने उसका मान अगर 1.1 वोल्ट से कम है तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो पहले हो रहा था वही होगा, यानी कि जिंक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे, एनोड टू कैथोड की तरफ जाएंगे, और जिंक की जो रोड है वो पतली होती जाएगी और कॉपर की जो छड़ है उसके ऊपर सॉल्यूशन में से कॉपर के आयन जा जा के चिपकेंगे तो जमा होंगे, डिपॉजिट होंगे, उससे इसका निक्षेपण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी जो पॉइंट देखो कि अगर बाहरी जो सोर्स लगा रखा है उसका इमेप और अपने जो सेल है इसका इंटरनल जो सेल लगा रखा है इसका जो इमेप होता है, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा और इस स्थिति में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तीसरा जो पॉइंट है ये देखो कि जो बाह्य सोर्स लगा रखा सेल का ईएमएफ अगर ज़्यादा हो गया 1.1 वोल्ट से तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से कॉपर से जिंक की तरफ होने लग जाएगी, यानी कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड था वो अब एनोड का काम करेगा और जो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो अब कैथोड का काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिंक की छड़ तो क्या होगी, गुलेगी, और यहाँ पर जो अपने कॉपर की छड़ गुलने लग जाती है और जिंक की छड़ क्या होगी वहाँ पर मोटी होने लग जाएगी, यानी कि जिंक के जो आयन हैं वो उसके जिंक रोड के ऊपर जा जाके डिपॉजिट होने लग जाएंगे। और ये रिएक्शन देखो, ये रिवर्स रिएक्शन हो गई, ये वाली और इस वाली रिएक्शन को देखो। ठीक है, तो इस तरह से ये रिवर्स रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर देखो कि जो अब ये तीनों जो इस तीनों कंडीशन को अगर कोई सेल फॉलो कर रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा कि वह सेल जिसमें धारा की दिशा परिवर्तित करने पर विद्युत रासायनिक अभिक्रिया भी उत्क्रमण दिशा में चेंज हो जाती हैं, उन्हें हम उत्क्रमणीय सेल कहेंगे। और इसी तरह से वह सेल जिसमें अगर इन तीनों कंडीशन को कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही हैं तो उस स्थिति में ये अनुत्क्रमणीय सेल कहलाएंगे। ठीक है, तो अनुत्क्रमणीय सेल कहलाएंगे। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखो, वह सेल जिनमें धारा की दिशा परिवर्तित करने पर किसी एक या दोनों इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया बदल जाती है अनुत्क्रमणीय सेल कहलाता है। यहाँ पर देखो जिंक है और जिंक को आप सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करते हो तो उस स्थिति में जिंक सल्फेट बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो यहाँ पर केवल एक ही रिएक्शन होगी, यानी कि इस स्थिति में ये दोनों रिएक्शनें नहीं हो सकती, केवल एक कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहा है। तो इस स्थिति में ये जो रिएक्शन होती है ये दोनों दिशाओं में नहीं चलेगी, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दिशा में नहीं चलेगी, और इस स्थिति में ये अनुत्क्रमण सेल की भांति काम करता है। तो आई होप आपको आज हमने डेनियल सेल, उत्क्रमण सेल, अनुत्क्रमण सेल क्या होता है और साथ में लिक्विड जंक्शन क्या होता है उनके बारे में डिस्कस किया है और ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।